ये याद रखना। नेक्स्ट आते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज कि क्या हो रहा है। ये हार्ट है, यहाँ पे पेरिकार्डियम है, तो यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस का हार्ट है ये। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब वेंट्रिकुलर डायस्टोली होता है, डायस्टोल जब होता है वेंट्रिकुलर, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल, उसमें क्या होगा कि ब्लड विल रश हियर। तो वेंट्रिकल में ब्लड रखने के सबसे ज्यादा टाइम कौन सा होगा, कि किस टाइम पे सबसे ज्यादा एक्यूमुलेट कर पाएंगे? अर्ली डायस्टोली में होगा, क्योंकि उसके बाद धीरे धीरे जब बढ़ने लगता है तो ये एक्सपेंड करने का जगह नहीं बचता। तो अर्ली डायस्टोल में क्या होगा, ब्लड विल रश हियर। तो जब रश होगा तो यहां पे रिजिड पेरिकार्डियम है, ये जो पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियम इज रिजिड। तो वो जाके क्या होगा कि एक्सपेंशन के दौरान बहुत फास्ट फ्लो होगा, फास्ट फ्लो होने की वजह से ये जाके यहां पे टकराएगा, रिजिड पेरिकार्डियम के साथ हार्ट के लेयर टकराएंगे, जिसके वजह से एक नॉक, जैसे किसी को नॉक करते हैं ना, कि दरवाजे पे नॉक करते हो, तो इसका नाम भी वैसे ही दिया गया है कि हार्ट का ये जो लेयर है वहां पे जाके नॉक कर रहा है, तो इसका नाम है पेरिकार्डियल नॉक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेरिकार्डियल नॉक कहाँ पे देखने को मिलता है, एमसीक्यू आते ही आते हैं। कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस का ये भी एक इंपॉर्टेंट साइन है, पेरिकार्डियल नॉक। लास्ट साइन पे आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि क्या होता है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन लेस देन 10 मिलीमीटर एजी डिक्रीज होता है सिस्टोल के दौरान। लेकिन मान लो ये 120 mm एजी है, ये नॉर्मल है। तो एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन में देखो, अगर ये एक्सपिरेशन है और ये इंस्पिरेशन है, तो नॉर्मल जो है वो कैसा होता है कि ये 110 है और ये 0 है। तो ये यहां से शुरू हो रहा है, यहां पे एक्सपिरेशन पे पहुंच रहा है 120 पे सिस्टोल के दौरान, ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। ये भी एक्सपिरेशन है। अब यहां से शुरू हो रहा है इंस्पिरेशन, तो इंस्पिरेशन पे क्या होगा कि ये यहां तक पहुंचेगा, फिर ये यहां तक पहुंचेगा, फिर अगेन ड्यूरिंग एक्सपिरेशन क्या होगा कि ये प्रेशर यहां पे पहुंच जाएगा, 120 रहेगा। तो यहां पे और लेस देन 110 mmHg डिक्रीज हुआ है, ये हुआ है, तो ये नॉर्मल है। लेकिन इस केसेस में क्या होता है कि ड्यूरिंग इंस्पिरेशन जो डिक्रीज होता है, क्योंकि इंस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, ये मोर देन, इन केसेस ऑफ कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस क्या होता है कि अगर 120 है, या ये 110 है और यहाँ पे 0 है, तो ये एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपिरेशन के दौरान 120 आ रहा है, लेकिन इंस्पिरेशन के दौरान इतना जा रहा है, मान लो ये 90 है, और फिर से 90 जा रहा है, एक्सपिरेशन के दौरान ये जा रहा है। तो देयर इज मोर देन 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इंक्रीज होता है, मतलब डिक्रीज होता है इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डिक्रीज हो रहा है मोर देन 10 मिलीमीटर। इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं पल्सस पैराडॉक्सस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एमसीक्यू पर्पस। कहां पे देखने को मिलता है, अगेन कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस में।
नेक्स्ट आते हैं, डायग्नोसिस कैसे करेंगे कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस कैसे डायग्नोस करेंगे? डायग्नोस करने के लिए पहले हम अगर ईसीजी की बात करें तो ईसीजी में क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पेरिकार्डियम जो है वो कंस्ट्रिक्टेड है, फाइब्रस टिश्यू है यहाँ पे। तो हार्ट के जो वोल्टेज होते हैं वो जब कंडक्शन होता है ना, तो कंडक्शन फाइब्रस टिश्यू से उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो देयर विल बी डिक्रीज या फिर लो क्यू आर एस वोल्टेज, एम्पलीट्यूड जो होगा एम्पलीट्यूड कम होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है, करंट है जो पास किया जाता है वो कंडक्ट नहीं हो पाता ड्यू टू फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू में कंडक्शन डिक्रीजेस इन फाइब्रस टिश्यू, जिसकी वजह से यहां पे मिलेगा लो क्यूआरएस वोल्टेज। अब इको पे क्या मिलेगा, ये ईसीजी। इको पे क्या मिलेगा, इको पे बेसिकली ये देखने को मिलेगा थिकनिंग ऑफ पेरिकार्डियम, क्योंकि फाइब्रोसिस हो गया है तो पेरिकार्डियम का थिकनिंग हो जाएगा। और क्या देखने को मिल सकता है, और देखने को मिल सकता है ट्रांस वाल्व्यूलर वेलोसिटी ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इंक्रीजेस। अब ये क्या है ट्रांस वाल्व्यूलर वेलोसिटी, बता रहा हूं। ट्रांस वाल्व्यूलर वेलोसिटी जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। ये बेसिकली कुछ नहीं है, ट्रांस वाल्व्यूलर वेलोसिटी मतलब ये जो वल्व के, ये दोनों वल्व्स है, इस वल्व के बीच में ब्लड फ्लो जो होता है वो क्या होता है, तो क्योंकि ड्यूरिंग अर्ली डायस्टोल सबसे ज्यादा टाइम होता है वहां पे सबसे ज्यादा ब्लड आने के, तो ये जो होता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन क्या होता है, थोरासिक जो प्रेशर है वो डिक्रीज होता है, और ड्यूरिंग डायस्टोली अर्ली डायस्टोली ये डिक्रीज होता है, सबसे कम होता है प्रेशर यहाँ पे। तो इसकी वजह से ट्रांस वाल्व्यूलर वेलोसिटी जो होता है वो बहुत, मतलब ड्यूरिंग लेट अर्ली डायस्टोली और ड्यूरिंग इंस्पिरेशन वो होता है इंक्रीज्ड, जो नॉर्मल केसेस में नॉर्मल ही रहता है। ठीक है। अब लास्ट में आते हैं, इसका एक लास्ट इंपॉर्टेंट साइन कार्डियक कैथीटराइजेशन में। कार्डियक कैथीटराइजेशन बेसिकली क्या होता है कि एक कैथीटर पास किया जाता है इन द हार्ट चेम्बर्स टू फाइंड आउट देयर, एक कैथीटर पास किया जाता है टू फाइंड आउट देयर प्रेशर, कि उसमें प्रेशर कितना है, वेंट्रिकुलर प्रेशर। अब वेंट्रिकुलर प्रेशर की बात करें तो क्या होगा कि पहले नॉर्मल रहेगा, तो फिर ड्यूरिंग अर्ली डायस्टोल क्या होगा, द प्रेशर विल डिक्रीज। ये अर्ली डायस्टोल के दौरान प्रेशर इतना ज्यादा नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस होता है पहले ही, जब तक ब्लड नहीं आ रहा है तब तक स्पेस होता है, तो अर्ली डायस्टोल के दौरान प्रेशर डिक्रीजेस। लेकिन जैसे जैसे भरता जाता है तो वहां पे क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज करता है, ऐसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे दिखा रहे हैं। यहाँ पे अर्ली डायस्टोल के दौरान प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि पहले बहुत स्पेस होता है टू एक्सपांड, तो फिर धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है ड्यूरिंग मिड डायस्टोल, एंड डायस्टोल तक जाते जाते बहुत इंक्रीज हो जाता है, फिर एक स्टेबल रहता है, तो ये एंड ऑफ डायस्टोल में है। तो यहां पे क्या होता है कि ये एक ग्राफ बन जाता है कार्डियक कैथीटराइजेशन में। तो ये जो है डिक्रीज टू इंक्रीज, ये कैसा दिख रहा है, स्क्वायर रूट जैसा दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट साइन, जो मिलता है, ये भी एमसीक्यू आता है, जो मिलता है इन केसेस ऑफ कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। क्लियर है? क्लियर है? तो होता है वो मोस्ट कॉमनली
मोस्टली इडियोपैथिक कॉजेज ऑफ पेरिकार्डाइटिस। कॉजेज जो होता है वो मोस्टली क्या होता है, द मोस्ट कॉमन कॉजेज आर इडियोपैथिक, कि ये क्या होता है पता नहीं, फिर भी कुछ चीजों में देखा गया है जो होता है। मोस्ट कॉमन उसमें से होता है ट्यूबरकुलोसिस। मोस्ट कॉमन कॉज उसमें भी ट्यूबरकुलोसिस। अब इसमें कुछ वायरल कॉजेस, इन्फेक्शन हो रहा है तो वायरल कॉजेस तो जरूर होगा। वायरल कॉजेस क्या होगा, वायरल कॉजेस में कॉक्सैकी वी वायरस, सार्स कोविड 2 वायरस, सार्स कोव 2 वायरस। फिर बैक्टीरियल में आते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस तभी होते हैं जब कोई थोरासिक प्रोसीड्यूर किया जाता है, कि थोरैक्स को ओपन करके कोई सर्जरी किया जा रहा हो, थोरासिक कोई प्रोसीड्यूर कोई सर्जरी हो रहा है तब होता है वायरस का इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे स्टेफ ऑरियस। फिर होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। उसके बाद क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये होते हैं मोस्ट कॉमन कॉजेस। ठीक है, बैक्टीरियल। अब यहां पे क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन हो रहा है, पहले ही बताया था। इन्फ्लेमेशन होगा, अब इन्फ्लेमेशन होगा तो फ्लूइड इंक्रीज होगा, परमिएबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, ब्लड वेसल्स का परमिएबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, तो फ्लूइड जमा होगा, फ्लूइड लीक होगा, जिसकी वजह से पेरिकार्डियल इफ्यूजन डेवलप होता है। और क्या कॉजेस हो सकते हैं, नेक्स्ट कॉज हो सकता है ऑटो इम्यून कॉजेस। उसमें उसमें क्या होता है कि वो भी सेम मैकेनिज्म होगा, ऑटो इम्यून कॉजेस का भी क्या होगा कि यहाँ पे कुछ एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज अगेंस्ट बॉडीज फॉर्म होगा, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज। उसमें भी कौन कौन से जो डिस्ट्रक्शन होगा, इन्फ्लेमेशन करेंगे बॉडी के जो मायोकार्डियम है वहां पे, और उसके वजह से वो पास होके पेरिकार्डियम में पहुंच सकता है। वो क्या क्या हो सकता है, जैसे रियोमेटॉइड आर्थराइटिस के, सॉरी, रियोमेटॉइड फैक्टर जब इंक्रीज होगा तब, और एसएलई के केसेस में। ये एसएलई ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, दिस कैन लीड टू पेरिकार्डाइटिस ऑल्सो। नेक्स्ट होता है यूरेमिया। यूरेमिया कब होता है, यूरेमिया जनरली डेवलप करता है एंड स्टेज रेनल डिजीज में या फिर एक्यूट किडनी इंजरी में, जहां पे क्या होता है क्रिएटिनिन और यूरिया इंक्रीज होता है वेरी हाई अमाउंट में। जो यूरिया होता है वो क्या होता है, जब इंक्रीज हो जाता है बहुत हाई अमाउंट में, इट डिपोजिट्स इन पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम में डिपोजिट हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि वहां पे सेरस और फिब्रिनस फ्लूइड बनने लगते हैं, सेरस और फिब्रिनस डिपॉजिट बन जाते हैं, जिसके वजह से वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से पेरिकार्डाइटिस डेवलप होता है। एक और कॉज है जो है नियोप्लेशिया। अब नियोप्लेशिया कौन कौन से नियोप्लेशिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पर्पज से, कि व्हिच कैन लीड टू पेरिकार्डाइटिस। न्यूप्लेशिया में, कि जनरली न्यूप्लेशिया मतलब हार्ट का न्यूप्लेशिया नहीं, ये मेटास्टेसाइज होगा, कि कहीं और होगा, वहां से मेटास्टेसाइज होगा। कहां से, जैसे लंग्स में, लंग्स में अगर हो, और कौन सा है लंग कार्सिनोमा, और है लिम्फोइड टिश्यू में, लिम्फोइड, लिम्फोइड में भी कौन सा, लिम्फोमा। कौन सा, नॉन हॉजकिंस कॉजेज में, बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है नॉन हॉजकिंस, एमसीक्यू में आता है ये। और कौन सा कॉज है, रीनल सेल कार्सिनोमा, रेनल सेल कार्सिनोमा। और कौन सा कॉज है, ब्रेस्ट कार्सिनोमा। वहां पे क्या होता है, ये मेटास्टेसाइज करके डिपॉजिट जो होता है वो हार्ट के पेरिकार्डियम में डिपॉजिट हो जाता है, मेटास्टेसाइज करके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है मेटास्टेसिस के बाद।
तो इसके वजह से पेरिकार्डाइटिस डेवलप हो सकता है। एक और इंपॉर्टेंट कॉज है, वो है रेडिएशन। कि कोई कैंसर हो गया, उसके वजह से उसको हम रेडिएशन दे रहे हैं, तो उस पेशेंट्स में क्या हो सकता है कि उस पेशेंट्स में डेवलप हो सकता है पेरिकार्डाइटिस। लास्ट कॉज, लास्ट कॉज होता है पोस्ट एमआई। एमआई के बाद, पोस्ट एमआई में क्या हो रहा है कि बेसिकली अगर ये मायोकार्डियल सेल है, एक मायोकार्डियल सेल मान लो, ये यहाँ पे आर्टरी है। एमआई में क्या होता है कि एमआई में ये होता है कि यहाँ पे एक क्लॉट फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाता, तो यहाँ पे इश्केमिया होता है। अब इश्केमिया होगा तो यहाँ पे सेल्स विल बी डेड, मायोकार्डियल सेल्स डेड हो जाते हैं। सेल्स डेड होगा तो न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस आएंगे, तो यहाँ पे एक इंफ्लेमेटरी रिएक्शन प्रोड्यूस होगा। अब इंफ्लेमेटरी रिएक्शन प्रोड्यूस होगा तो साइटोकाइंस रिलीज होंगे। अब साइटोकाइंस रिलीज होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये कैपिलरी परमिएबिलिटी और आसपास के पेरिकार्डियम में पहुंच सकता है, जिसके वजह से पेरिकार्डाइटिस डेवलप हो सकता है। अब इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है 1 से 3 दिन में, जो होता है पोस्ट एमआई, उसको बोलते हैं पोस्ट इन्फार्क्ट मायोकार्डाइटिस। लास्ट जो होता है 14 डेज में डेवलप होता है। 14 डेज टू मंथ्स में भी, 3 मंथ्स डेवलप हो सकता है। उसको बोलते हैं ड्रेसलर सिंड्रोम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आफ्टर 14 डेज डेवलप होता है ड्रेसलर सिंड्रोम। वो क्या होता है कि न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस जो होता है, वो क्या करते हैं, दे दे क्लीन अप द मायोकार्डियल प्रोटीन्स जो डिस्ट्रॉय हो गया था। क्योंकि मायोकार्डियल सेल्स डिस्ट्रॉय हो गया तो वहां पे प्रोटीन्स ब्रेक डाउन होंगे, तो मायोकार्डियल, एक सेकंड, मायोकार्डियल प्रोटीन ब्रेकडाउन हो गया, तो दे विल क्लीन अप दिस मायोकार्डियल प्रोटीन्स। अब उस चक्कर में क्या होता है, वो जाके कहां लेके जाएंगे, लिम्फ पे। लिम्फ, वहां पे क्या होगा, एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा, जो जाके पेरिकार्डाइटिस को, मतलब पेरिकार्डियम को पेरिकार्डियल प्रोटीन के साथ कभी कभी मैच हो जाता है, पेरिकार्डियल प्रोटीन के ऊपर इफेक्ट करने लगता है। पेरिकार्डियल प्रोटीन के ऊपर जब इफेक्ट करने लगेगा, वहां पे पेरिकार्डाइटिस डेवलप होगा। तो ये जो होता है कि पोस्ट एमआई 14 डेज से 3 मंथ्स के बीच के बाद से क्या होता है कि यहाँ पे कभी कभी मायोकार्डियल प्रोटीन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी फॉर्म होते हैं, वो पेरिकार्डियम को भी इफेक्ट करने लगते हैं, पेरिकार्डियल प्रोटीन्स को। तो वहां पे जब पेरिकार्डाइटिस डेवलप होता है ड्यू टू एंटीबॉडीज अगेंस्ट मायोकार्डियल प्रोटीन्स, तो उसको बोलते हैं ड्रेसलर सिंड्रोम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू के लिए। क्लियर है?